आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर खासकर बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार की गरीब व आम जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने व इनसे यहाँ की जनता को सजग करने के लिए ही बुलाई गई है। और इस संबंध में अपनी बात रखने से पहले मैं नव वर्ष सन 2017 की अपनी इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर यहाँ सभी मीडिया बंधुओं को व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देशवासियों को तथा अपने वीर सैनिकों को भी इस नव वर्ष की दिली मुबारकबाद व ढेर सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ। और इसके साथ साथ कुदरत से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि ये नव वर्ष पिछले वर्ष की तरह देश की जनता के लिए नोटबंदी जैसी फिर से कोई नई मुसीबत व परेशानी आदि ना लाए। और ये आशंका पैदा करने वाली बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वर्तमान में अपने देशवासियों पर एक ऐसी सरकार सवार है जो अपने संविधान की मंशा के हिसाब से कल्याणकारी सरकार न होकर संसद में अपनी बहुमत के अहंकार में आकर देश की लगभग 90% गरीब व मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी व अन्य सभी मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय ईमानदार लोगों के लिए ये वरदान की बजाय आए दिन अभिशाप का ही रूप धारण करती जा रही है। इस प्रकार गत 2.5 वर्षों के शासनकाल में इन लोगों के लिए जान का जंजाल तक बन जाने वाली वर्तमान केंद्र की भाजपा व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पर व इसकी आड़ में अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए अर्थात अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए खासकर 500 व 1000 रुपए की नोटबंदी का जो ये अपरिपक्व व बिना पूरी तैयारी के ही फैसला लिया है, जिससे यहाँ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के लगभग 90% लोगों ने जिस प्रकार की अप्रत्याशित परेशानी, अपमान व सरदर्दी आदि झेली है, वह सैकड़ों लोगों ने अपनी जान तक भी गंवा दी है। तो ये सब यहाँ आजाद भारत के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा, ऐसा काला अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा जिसे लोगों के लिए चाह कर भी भुला पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नोटबंदी के मामले में इनकी अपरिपक्व नीतियों व गलत कार्यशैली होने के कारण अब देश की अधिकांश जनता में इसको लेकर काफी गहरी चिंता अभी तक भी लगातार बरकरार है, जो इनके लिए इस नव वर्ष में भी शुभ संकेत व अच्छे दिन आने के आसार बहुत कम ही दिख रहे हैं। किंतु फिर भी हमारी पार्टी की देश व जनहित में कुदरत से यही प्रार्थना है कि इस नए वर्ष सन 2017 में भाजपा व इनकी केंद्र की सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुछ जरूर सद्बुद्धि आए
ताकि फिर अपने देशवासियों के लिए ये नया वर्ष पिछले वर्ष की तरह जन पीड़ादायी साबित ना हो। अर्थात केंद्र की वर्तमान सरकार में अब इस नव वर्ष में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिसमें देश की आम जनता अपनी कमाई के ही एक एक पैसे के लिए लाचार ना बनी रहे और फिर उन्हें अपने खर्च के पैसों को एटीएम व बैंक आदि से निकालने के लिए रात से ही उनके बाहर लंबी लाइन में खड़े होकर कष्ट ना झेलना पड़े। इसके साथ ही इस नए वर्ष सन 2017 में लोगों का पैसा उनका अपना बना रहे और नियमों के तहत वे जैसा चाहें, जितना चाहें व जब चाहें उन्हें अपने हिसाब से खर्च करने की पहले जैसी ही आजादी दोबारा से मिल जाए, ताकि गुजरे वर्ष सन 2016 का काला साया अब आगे इस नए वर्ष में उनका यमराज बनकर पीछा आदि ना करे और ना ही दिनांक 8 नवंबर सन 2016 के नोटबंदी के संबंध में अपने किए गए वादे से अब और आगे ना मुकरे, बल्कि खुद अपने व अपनी पार्टी के बारे में भी, मैं बीजेपी की बात कर रही हूं, क्योंकि खुद अपने वे अपनी पार्टी के बारे में भी काला धन वे भ्रष्टाचार के मामले में जन अपेक्षा के अनुसार दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएं, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनांक 27 दिसंबर सन 2016 को इनसे ये उम्मीद भी की थी, जिसे उजागर करने के लिए बीजेपी के लोग अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और यदि केंद्र सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी से इन सभी मामलों में अमल कर लिया जाता है तो फिर यही इनकी इस नव वर्ष में देश हित की असली व सच्ची शुभकामना भी होगी। लेकिन अभी हाल ही में गत वर्ष दिनांक 31 दिसंबर को, यानी कि 31 दिसंबर सन 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम पर दिए गए संबोधन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये देश की जनता की इन सभी उम्मीदों को पूरा करने वाले हैं, जबकि उस दिन पूरे देश के खासकर यानी कि 31 दिसंबर को, जबकि उस दिन पूरे देश के खासकर गरीब, मजदूर, किसान वे अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग इनसे ये उम्मीद करके चल रहे थे कि वे उनके हित व कल्याण के लिए कुछ न कुछ ठोस व बुनियादी फैसले लेने का जरूर ऐलान करेंगे। और इस मामले में खासकर देश के छोटे व सीमांत किसान जो ये सोचकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ही उनकी कर्ज माफी का व उन्हें अन्य और जरूरी सुविधाएं देने का भी जरूर ऐलान करेंगे। इसी प्रकार उस दिन देश के गरीब लोग भी ये सोचकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने देश में ही इकट्ठा किए गए काले धन में से हर गरीब के खाते में 15 व 20 लाख रुपए भेजने की भी घोषणा जरूर करेंगे। साथ ही गरीब बेघर लोग भी ये मानकर चल रहे थे कि वह उत्तर प्रदेश में बीएसपी की रही सरकार के तर्ज पर ही चलकर पूरे देश में अपनी केंद्र की सरकार की ओर से इन्हें 2 कमरों के पक्के फ्री मकान बनाकर देने की भी घोषणा जरूर करेंगे। इन्हीं लोगों की तरह देश में नोटबंदी से परेशान चल रहे छोटे कारोबारी लोग भी इनसे कुछ राहत मिलने की उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन इनके पूरे संबोधन को सुनने के बाद उस दिन फिर अंत में इन सभी लोगों को अपनी इन सब उम्मीदों को लेकर अधिकांश निराशा ही मिली है। इसके अलावा कल लखनऊ में हुई बीजेपी की रैली में, जिसमें पूर्व की तरह ही अधिकांश
इनके टिकटार्थी वे भाड़े के लोग ही इकट्ठा हुए थे, जिसमें लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी यह भीड़ इनकी उम्मीद के हिसाब से इकट्ठा नहीं हुई थी, अर्थात बहुत कम ही भीड़ इकट्ठा हुई थी। अपनी ऐसी पिटी व असफल हुई रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल जो कुछ भी बोला है तो वह घुमा फिराकर पूर्ण रूप से अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी पर से वह बिना पूरी तैयारी के ही लिए गए अपने नोटबंदी के फैसले आदि पर से ही अपनी कमियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने वाला ही इनका ये पूरा सफाई देने वाला भाषण था, जो ये पूरे तौर से उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव को ही ध्यान में रखकर केंद्रित रहा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने से ठीक पहले गत वर्ष के आखिरी दिन दिनांक 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम पर दिए गए संबोधन में जो भी घोषणाएं आदि की हैं, तो ये सब केवल इनकी जबरदस्ती की खाना पूर्ति करने वाली ही नाम मात्र की मामूली सी ही घोषणाएं थी। और वैसे भी यदि इस मामले में जनता के प्रति इनकी नीयत साफ होती तो फिर यही कार्य ठीक यहाँ चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले नहीं बल्कि लगभग 1.5-2 साल पहले ही घोषित किए जा सकते थे, जो अब तक पूरे भी हो जाते। इसलिए इनके गत वर्ष 31 दिसंबर सन 2016 को घोषित किए गए फैसले इनके अब तक के अनुभवों को ध्यान में रखकर ये अधिकांश इस चुनाव के बाद इनके लोकसभा चुनावी वायदों की तरह ही गायब हो जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ गए। अर्थात फिर इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। और यही कार्य ठीक चुनाव होने से कुछ समय पहले यहाँ वर्षों तक कांग्रेस पार्टी भी जनता को गुमराह करने के लिए किया करती थी, जिनके पद चिन्हों पर अब वर्तमान में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं, जिनके बहकावे में उत्तर प्रदेश की जनता को भी नहीं आना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता को सावधानी के तौर पर यहाँ मेरा ये भी कहना है कि केंद्र में अब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार का लगभग 2.5 वर्षों का अर्थात आधे कार्यकाल का समय बीत चुका है, किंतु अभी तक भी ये सरकार यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में अपनी घोषणा व शिलान्यास आदि करने के कार्य से आगे नहीं बढ़ पाई है, यहीं तक सीमित रही है। जो इनके ये भी कार्य यहाँ प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के स्वार्थ को ही ध्यान में रखकर किए गए हैं, लेकिन इनके द्वारा ऐसी कार्यशैली व खोट रखने वाली नीयत से काम करके अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को और गुमराह नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा देश में काला धन व भ्रष्टाचार आदि पर से अंकुश लगाने के नाम पर इनके नोटबंदी के लिए गए फैसले के 50 दिन पूरे होने पर खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने वायदे के मुताबिक देश के नाम पर दिए गए अपने संबोधन में और कल लखनऊ की अपनी रैली में भी इससे जुड़े जिन जरूरी तथ्यों को पूरे देशवासियों के सामने उजागर करना चाहिए था, वो इन्होंने उजागर नहीं किए, जिसको लेकर अब जनता में इनके प्रति किस्म किस्म की भ्रांतियां व आशंकाएं आदि पैदा हो रही हैं। लेकिन इससे यहाँ ये बात तो काफी हद तक जरूर स्पष्ट हो जाती है कि इसके पीछे इनका दाल में जरूर कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काला होने का अंदेशा ही नजर आ रहा है, जिसकी खास वजह से ही ये सरकार नोटबंदी को लेकर आए दिन अपने खुद के बनाए गए नियमों को ही अभी तक भी बदलती रही है और अभी भी बदल रही है, जिसे खास मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ मैं इस संबंध में
ये कहना जरूरी समझती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर दिनांक 31 दिसंबर सन 2016 को जब इन्होंने देश को संबोधित किया था, तो तब इनको उसी दिन अपने वायदे के मुताबिक जो इन्होंने जनता को वायदा दिया था, तो तब इनको उसी दिन अपने वायदे के मुताबिक ये बात जरूर पूरे देशवासियों को बता देनी चाहिए थी कि नोटबंदी के उनके इस आम जन पीड़ादायी अभियान का लाभ ये हुआ है और इससे इतनी मात्रा में काला धन पकड़ा गया है तथा इससे देश में इतनी तादाद में भ्रष्टाचार भी काफी कम हुआ है। ये सब उनको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताकर पूरे देशवासियों को काफी निराश ही किया है। अर्थात श्री नरेंद्र मोदी अपने वायदे व जन अपेक्षा के अनुसार यदि 31 दिसंबर को अपने संबोधन में व कल लखनऊ की हुई अपनी रैली में भी ये बात बता देते कि इनके नोटबंदी के 50 दिनों के चले अभियान में व इसके पूरे होने पर अब तक इतनी संख्या में काला धन पकड़ा गया है, उनको आंकड़े रखने चाहिए थे सही, और साथ ही इतने भ्रष्ट लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, ये बताना चाहिए था। तो शायद इससे देश की लगभग 90% गरीब, मजदूर, व्यापारी व अन्य मेहनतकश ईमानदार आम जनता को थोड़ा सुकून जरूर मिलता, थोड़ा राहत इनको जरूर मिलती कि इस यज्ञ में उनकी आहुति से इतना काला धन पकड़ा गया है और इतने भ्रष्ट लोगों का नाश हुआ है और इससे फिर अपना देश मजबूत भी हुआ है। लेकिन इनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नोटबंदी के इस मामले में भी वही हुआ जो इस सरकार में अक्सर देखने के लिए अभी तक मिल रहा है। और अब इस मूल सवाल को टालकर इसका सही जवाब नहीं दिया जाना तो इससे लोगों को नए मुद्दों की तरफ धकेला जा रहा है। और खासकर नोटबंदी के इस मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दिनांक 31 दिसंबर का संबोधन और कल लखनऊ की रैली में भी इनका दिया गया भाषण केवल इनकी कोरी खाना पूर्ति ही लग रहा था, जो इस दौरान इनके गोलमाल होने के अंदेशे को भी काफी कुछ दर्शाता है। जबकि इसी नोटबंदी के मुद्दे को लेकर ये सरकार संसद में भी अपनी जवाबदेही से भागती रही है और इनके नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर भी इसकी पूरी रिपोर्ट देश की आम जनता के समक्ष रखने से भी अब ये सरकार भाग रही है। और इतना ही नहीं बल्कि इन 50 दिनों के दौरान नोटबंदी के मामले में भारी जन दबाव के कारण जो भी थोड़ी बहुत कार्रवाई की गई तो उनके मामले में भी ऐसा लगता है कि उन्हें भी अब ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया है। और अब इससे देश की आम जनता को ये लगने लगा है कि इनका बिना पूरी तैयारी के ही लिया गया नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला ये काफी कुछ इनके अपने राजनीतिक स्वार्थ के होने को ही दर्शाता है। अर्थात इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी पर से जनता का ध्यान बांटने को ही दर्शाता है, जिसको अब ये सरकार दबाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है और जिसकी खास वजह से ही अब ये लोग इस मामले को लेकर जानबूझकर आए दिन अपनी विरोधी पार्टियों पर भी गलत व तथ्यहीन आरोप लगाते रहते हैं, जिसके तहत ही कल की रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि हमारे लिए ये चुनाव हार जीत का नहीं बल्कि जिम्मेवारी का चुनाव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी के लिए ये चुनाव गैर जिम्मेवारी वाला है। अर्थात हमारी पार्टी ये चुनाव इनके लोकसभा आम चुनाव की तरह, अर्थात हमारी पार्टी ये चुनाव
इनके लोकसभा आम चुनाव की तरह बढ़िया बढ़िया वे हवाई एवं खोखली जुमलेबाजी आदि करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि पूरी ईमानदारी से वे अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ ये चुनाव पूरी दमदारी से जीतने व अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए ही लड़ेगी, ताकि फिर यहाँ वर्तमान में चल रहे सपा के गुंडे, बदमाश माफिया व इनके परिवारवाद के विकास राज से तथा बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत से चल रहे इनके सांप्रदायिक राज से भी मुक्ति पाई जा सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये बात भी अच्छी तरह से मालूम है कि इनके बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके इस नोटबंदी के फैसले के विरोध में यहाँ केवल एक दो पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट है इनके खिलाफ इस मुद्दे को लेकर। और इस मामले में इनका विरोध श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, बल्कि नोटबंदी को लेकर इनकी गलत कार्य प्रणाली के ही विरोध में है, जिसे ये अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए जबरन इसे अपने से ही जोड़कर चल रहे हैं। जो ये इनकी घिनौनी राजनीति नहीं है तो और क्या है। इसके साथ साथ कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जानबूझकर शरारतपूर्ण व षड्यंत्र के तहत ये कहना कि बीएसपी अपना पैसा बचाने में लगी है। इसके साथ साथ कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जानबूझकर शरारतपूर्ण व षड्यंत्र के तहत ये कहना कि बीएसपी अपना पैसा बचाने में लगी है, जबकि इस मामले में बीएसपी व श्री नरेंद्र मोदी एवं इनकी पार्टी में अंतर केवल इतना है कि बीएसपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई के पैसों का बचाव करती है, ताकि उनका ये एक एक पैसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने पर लगता रहे। अर्थात इसका हमारी पार्टी पूरा ध्यान रखती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी इस नोटबंदी की आड़ में यहाँ देश की लगभग 90% आम जनता का खून चूसकर फिर उससे अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। अंतर केवल इतना है। और इसलिए अब ये सरकार आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के उन्हें बचाने में ही लगी रहती है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश में जहां तक काला धन व भ्रष्टाचार के अभिशाप से मुक्ति पाने का सवाल है, तो इस मामले में पूरा देश व हमारी पार्टी भी पूरी तरह से इसके पक्ष में है, अर्थात इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन नोटबंदी के अपने इस अभूतपूर्व फैसले के माध्यम से यदि बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसकी आड़ में राजनीति करने लगे, घिनौनी राजनीति करने लगे, तो फिर आम जनता इसे ज्यादा दिनों तक ना तो पसंद करती है और ना ही बर्दाश्त करती है। इसी कारण देश में 500 व 1000 रुपए की नोटबंदी के इनके इस अपरिपक्व फैसले लेने के 50 दिन बीत जाने के बाद भी इसका घोषित व अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आने पर फिर बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति आम जनता में तरह तरह की शंकाओं व नकारात्मक चर्चाओं का जन्म लेना स्वाभाविक ही है। इसलिए इसका उजागर होना भी बहुत जरूरी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को यही कहना चाहती हूँ कि वे केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की इस किस्म की आम जन विरोधी व पूंजीवादी समर्थक नीतियों व कार्यशैली से निजात पाने के लिए और साथ ही कांग्रेस पार्टी की ही तरह समाजवादी पार्टी के भी परिवारवाद के राज से, जिसमें जनता का हित कम और परिवार का हित ज्यादा निहित होता है, तो इससे भी छुटकारा पाने के लिए अपनी एकमात्र हितैषी एवं सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाने वाली अपनी इस लोकप्रिय व जनप्रिय बहुजन समाज पार्टी को ही यह अकेले अपने बलबूते पर इस सत्ता में जरूर लाए। ऐसी में आज नव वर्ष के अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता से उनके हित व कल्याण के लिए ये पुरजोर अपील भी करती हूँ। लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ मैं सावधानी के तौर पर इनसे ये भी कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस समय सपा परिवार में आपसी वर्चस्व को लेकर मचे जबरदस्त घमासान में अब सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव की पार्टी का मुख्य यादव बेस वोट खुलकर दो हिस्सों में अर्थात अखिलेश व शिवपाल यादव के दो अलग अलग खेमों में बट गया। जो इस चुनाव में ये दोनों खेमे इस बार एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे हालातों में अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों में बांटकर व इन्हें देकर बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिल जाएगा। इसीलिए कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनके पारिवारिक कलह के मामले में कुछ भी नहीं बोले। इसे भी इन्हें ध्यान में रखकर जरूर चलना है। और इतना ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में वैसे भी यादव समाज का वोट लगभग 5 या 6% ही है, इससे ज्यादा नहीं है। जो दलितों के वोटों की तरह यहाँ उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा की सीटों पर नहीं बल्कि लगभग यानी कि दलितों का वोट तो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा की सीटों पर मिलेगा और किधर भी 50,000 से कम नहीं मिलेगा। कुछ सीटों पर तो 1 लाख से भी ज्यादा है। जो दलितों के वोटों की तरह, मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ, और इतना ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में वैसे भी यादव समाज का वोट लगभग 5 या 6% ही है। जो दलितों के वोटों की तरह यहाँ प्रदेश की सभी 403 विधानसभा की सीटों पर नहीं बल्कि लगभग 60 या 70 विधानसभा की सीटों पर ही, यानी कि यादव लोगों का वोट लगभग 60 या 70 विधानसभा की सीटों पर ही निर्णायक वोट होता है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ साथ इस समय उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी को भी वोट देने का मतलब यहाँ सीधे तौर पर बीजेपी को ही फायदा पहुंचाना होगा। अर्थात अब इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इन्हें एक तरफा अपना वोट बीएसपी को ही देना है, जिनको प्रदेश की हर विधानसभा की सीट पर अकेले ही दलितों का लगभग 22 व 23% वोट जरूर मिलेगा। और साथ ही मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में तो अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहां बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव जरूर जीत जाएंगे, बशर्ते यदि मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों को व कांग्रेस पार्टी को भी देकर बांटे ना। इसके साथ ही मैं पिछड़े वर्ग एवं अपर कास्ट समाज के लोगों के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ने इस चुनाव में पिछड़े वर्ग एवं अपर कास्ट समाज में से जिन भी जाति के लोगों को टिकट दिया है और यदि उन्हें उनकी जाति का एक तरफा वोट मिल जाता है तो फिर वे बीएसपी का अकेले ही दलित बेस वोट प्लस होने से अपना चुनाव जरूर जीत जाएंगे, बशर्ते
यदि उनकी जाति का भी वोट नहीं बढ़ता है। ऐसी स्थिति में फिर पिछड़े वर्ग व अपर कास्ट समाज के उम्मीदवार भी बीएसपी से ही ज्यादा चुनाव जीत कर आएंगे और फिर बीजेपी को और भी ज्यादा आसानी से यहाँ सत्ता में आने से रोका जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं दलितों, अब मैं आपके काम की बात पर आ रही हूँ, आप पूछते रहते हो कितने टिकट दिए हैं लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं दलितों व इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये भी बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को और उसमें भी विशेषकर उनके अनुयायी दलित वर्ग के लोगों को ये इनको इतना ना समझ नहीं समझना चाहिए। दलितों को इतना ना समझ नहीं समझना चाहिए कि ये लोग बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का केवल नाम इस्तेमाल करने से या फिर उनके जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा करने से या फिर उनके घरों में जाकर उनके साथ खाना आदि खाने से भी इनके बहकावे में आ जाएंगे। ऐसा इनको ना समझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हें अपने इन महापुरुषों व इनके बताए हुए रास्तों पर चल रही अपनी पार्टी अर्थात बीएसपी के अथक प्रयासों से अब ये काफी कुछ ज्ञान हो चुका है कि विरोधी पार्टियों के इन सब हथकंडों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों का अर्थात इनके अपने दलित वर्ग के लोगों का पिछड़ापन व सामाजिक शोषण एवं उत्पीड़न आदि खत्म होने वाला नहीं है। अर्थात अब इस समुदाय के लोग, दलित वर्ग के लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय, अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। और इस मामले में वर्तमान में केंद्र की भाजपा सरकार के चलते हुए ये लोग यहाँ दलित छात्र रोहित बेमुला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व उत्तर प्रदेश का के दया शंकर सिंह कांड आदि को भी कदापि नहीं भुला सकते हैं। इसके साथ ही केंद्र की अब ये वर्तमान भाजपा सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण को व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने के ही प्रयास में लगी हुई है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ साथ इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने अभी तक भी निष्प्रभावी ही बना के रखा हुआ है, पूर्व की कांग्रेस पार्टी की तरह केंद्र में। इनके अलावा वर्तमान में बीजेपी द्वारा केंद्र सरकार के ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही दिए जाने की वजह से एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही वर्तमान में बीजेपी द्वारा केंद्र सरकार के ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही दिए जाने की वजह से अब इन वर्गों के आरक्षण को भी काफी कम कर दिया गया है। और अब इन सभी मामलों में ये लोग वर्तमान केंद्र की यानी कि दलित वर्ग के लोग वर्तमान केंद्र की सरकार में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति वे हमदर्दी नहीं चाहते, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ संविधान में इन्हें खासकर समानता, बराबरी व आरक्षण आदि के जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनको अब ये लोग वास्तव में यहाँ जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं, जिसके लिए अब ये लोग जब अपनी पार्टी बीएसपी के माध्यम से
अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी कोशिश में लगे हैं। हमारे ये लोग जब अपनी पार्टी बीएसपी के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी कोशिश में लगे हैं, तो अब इन पर और बीएसपी के ऊपर भी यहाँ विरोधी पार्टियों के लोग जातिवादी होने का अक्सर ये गलत आरोप जानबूझकर ही लगाते रहते हैं कि बीएसपी एक जातिवादी पार्टी है। ये कहकर ये अक्सर ये गलत आरोप जानबूझकर ही लगाते रहते हैं ताकि बीएसपी में दलितों के अलावा अन्य वर्गों के लोग ना जुड़ सके। ये इनका राजनीतिक षड्यंत्र है ताकि बीएसपी में दलितों के अलावा अन्य वर्गों के वोट ना जुड़ सके, जबकि वास्तव में हमारी पार्टी ने अपने चारों शासन काल के दौरान यहाँ दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों, अपर कास्ट समाज, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा है और साथ ही इन्हें पार्टी के संगठन में भी पूरा सम्मान दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी ने अपर कास्ट समाज और मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर गरीब लोगों को भी शिक्षा व सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संसद के अंदर व बाहर भी हमेशा ही पुरजोर आवाज उठाई है। इस प्रकार हमारी पार्टी के ऊपर जातिवादी पार्टी होने का विरोधी पार्टियों के लोग जो ये आरोप लगाते रहते हैं, तो इनके इस आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और इस बात का सबसे बड़ा वह ताजा सबूत ये है कि हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपने उम्मीदवार आज से लगभग कई महीने पहले ही फाइनल कर दिए थे, जिनकी सूची चुनाव के ऐलान होने के तुरंत बाद ही घोषित कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी जिसके लिए आप लोग उतावले रहते हैं, लेकिन फिर भी आज मैं एडवांस में ही विरोधी पार्टियों के इस जातिवादी आरोप को पूरे तौर से खारिज करते हुए उन्हें यह भी बता देना चाहती हूं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं विरोधी पार्टियों के इस जातिवादी आरोप को पूरे तौर से खारिज करते हुए उन्हें यह भी बता देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के लिए जिन लोगों के टिकट फाइनल कर दिए हैं, तो उनकी जातिवार स्थिति इस प्रकार से है। सूची तो बाद में दे देंगे, लेकिन मैं ये बता देती हूँ जिसके लिए आप लोग उतावले रहते हैं। हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के लिए जिन लोगों के टिकट फाइनल कर दिए हैं, तो उनकी जातिवार स्थिति इस प्रकार से है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 85 सीटें 85, जिनमें से 85 सीटें अकेले अनुसूचित जाति के लिए ही रिजर्व हैं। लेकिन इनको 2 और सामान्य सीटों पर भी टिकट देकर इस प्रकार से हमने 87 टिकट अकेले दलित वर्ग के लोगों को ही दिए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने इस चुनाव में 97 टिकट दिए हैं। 97 यानी कि 3 कम 100 3 कम 100 100। तो मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने इस चुनाव में 97 टिकट दिए हैं। अन्य पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों को मिलाकर हमारी पार्टी ने 106 टिकट 106 अन्य पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों को मिलाकर अकेले ही पिछड़े वर्ग को हमारी पार्टी ने 106 टिकट दिए हैं। ओबीसी वर्गों के लोगों को 106 टिकट हमने दिए हैं। इसी प्रकार अपर कास्ट समाज की भी विभिन्न जातियों को भी मिलाकर
हमारी पार्टी ने इनको 113 टिकट दिए, 113 टिकट दिए हैं। अब आप लोग सोचेंगे कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय, ये भी मैं बता देती हूँ, मुझे मालूम है जिसके लिए आप लोग उतावले हैं। मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ। इसी प्रकार अपर कास्ट समाज की भी विभिन्न जातियों को भी मिलाकर हमारी पार्टी ने इनको 113 टिकट दिए हैं, जिसमें से अकेले ही ब्राह्मण समाज को 66 टिकट 66, जिसमें से अकेले ही ब्राह्मण समाज को 66 टिकट और क्षत्रिय समाज को 36 टिकट 36 टिकट तथा कायस्थ, वैश्य व पंजाबी आदि समाज को मिलाकर 11 टिकट दिए हैं। इस प्रकार हमने विरोधी पार्टियों के बीएसपी के ऊपर आए दिन लगाए जा रहे इनके सभी जातिवादी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस चुनाव में आपको प्रेस नोट भी जारी कर देंगे, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई है। इस प्रकार हमने विरोधी पार्टियों के बीएसपी के ऊपर आए दिन लगाए जा रहे इनके सभी जातिवादी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस चुनाव में टिकट बंटवारे के मामले में भी अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर ही अमल करते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में सर्व समाज के लोगों को बीएसपी की मूवमेंट से जुड़ने की तादाद को ही ध्यान में रखकर उन्हें उसी अनुपात में ही टिकट भी दी है। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि यदि हमारी पार्टी के लोग मेरी इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अर्थात फिर बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी और आसार भी नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कल नव वर्ष में तो वो अपनी जगह पर बीजेपी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कल उन्होंने जो लखनऊ में अपना भाषण दिया तो वो मान चुके हैं कि वो हार गए हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए वो बार बार ये कह रहे थे कि चुनाव में आपको ये जो चुनाव है हार जीत के लिए नहीं लड़ना है, आपको केवल जिम्मेवारी अपनी निभानी है। तो उन्होंने हार मान ली है। पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला हार जीत के लिए। तो ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी हार होने वाली है। अब ये जिम्मेवारी की बात करने लगे हैं। ये समझ में नहीं आता कौन सी जिम्मेवारी की। यदि इनको जिम्मेवारी की बात करना है तो इनको ये बताना चाहिए कि इनकी केंद्र की सरकार को बने हुए अब लगभग 2.5 वर्षों से भी ज्यादा समय हो गया है और इन 2.5 वर्षों में इन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर पूरे देश की जनता में, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता में जबरदस्त नाराजगी है, आक्रोश व्याप्त है। तो ये हिसाब किताब तो देना चाहिए, कौन सी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। पूरे देश की जनता, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता तो इस चुनाव में, अभी तो अनाउंस नहीं हुआ है, 2.5 साल पूरे हो चुके हैं इस नव वर्ष में, तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता तो प्रधानमंत्री अपने लोगों को जिम्मेवारी का एहसास कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं मीडिया के माध्यम से इस नव वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री को भी उनकी जिम्मेवारी के बारे में मैं उनको बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि जो उन्होंने ये कहा था कि हम केंद्र में बीजेपी की सरकार के बनते ही तो जो लोकसभा चुनावी वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे।
और सबसे बड़ा चुनावी वायदा तो इन्होंने ये कहा किया था कि विदेशों में जो काला धन जमा है तो हम 100 दिनों के अंदर ही तो उसको अपने इंडिया में वापस लाकर तो अपने देश में जो गरीब लोग हैं तो प्रत्येक गरीब परिवार के हर सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए देंगे। वो अपनी पार्टी के लोगों को कहते हैं जिम्मेवारी से, लेकिन उसके ऊपर खुद को भी तो ध्यान देना चाहिए कि वो कितने जिम्मेवार हैं। उन्होंने 2.5 वर्षों के अंदर अपने लोकसभा चुनावी वायदों को उन्होंने पूरी ईमानदारी निष्ठा से क्यों नहीं निभाया। और आप लोगों को मालूम है कि जब 2.5 साल के अंदर इन्होंने अपने चुनावी लोकसभा चुनावी वायदों को नहीं निभाया और अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी की जनता के साथ जो है, तो आप लोगों को मालूम है कि जनता इनके खिलाफ हो गई बड़े पैमाने पर। और इसका जवाब इनको बिहार की जनता ने भी दिया है वहां के विधानसभा के आम चुनाव में। ये भी आप लोगों से छिपानी है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। और इन्होंने प्रयास तो बहुत कुछ किया था कि भाई किस तरीके से लोगों का ध्यान इधर से डाइवर्ट हो जाए, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके डाइवर्ट हो जाए, लेकिन उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से उत्तर प्रदेश की, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए तो यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और अपनी केंद्र की सरकार के जो उनके मंत्री हैं तो उनको पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भेज दिया। बोरी बिस्तरा लेके आप चले जाओ, तुम्हारे मंत्रालय में पैसे की व्यवस्था हो या ना हो, बजट का प्रावधान हो या ना हो, लेकिन आप लोग बड़े पैमाने पर थोक के भाव शिलान्यास और घोषणाएं आदि कर दो। आप लोगों को मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तो बड़े पैमाने पर अभी इलेक्शन अनाउंस होने वाला है आजकल में, तो इन्होंने थोक के भाव बड़े पैमाने पर यहाँ पर शिलान्यास व घोषणाएं आदि की, किन को लेकर, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता का जो ध्यान है, उनके जो लोकसभा चुनावी वायदे हैं उनसे डाइवर्ट हो जाए, ध्यान हट जाए उसके लिए। लेकिन जनता तो जागरूक है उत्तर प्रदेश की, मैं उनका थैंक्स अदा करती हूँ, वो इनके बहकावे में नहीं आए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बिना पूरी तैयारी के ही जल्दबाजी में 9-10 महीने के अंदर उनको लगा, क्योंकि वो नोटबंदी से लोगों को बिना पूरी तैयारी के जो डिसीजन लिया इन्होंने, इससे कितनी परेशानी होगी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि 10 महीने के अंदर इन्होंने अपनी पार्टी का जो काला धन है, जो फर्जी मेंबरशिप के जरिए बीजेपी के लोग काला धन इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठों से लेते हैं, विदेशों से लेते हैं, उसको सफेद करने के लिए, नोटबंदी का फैसला लेने से पहले उसको सफेद करने के लिए, और इतना ही नहीं, अपनी पार्टी के नाम पर पूरे देश के अंदर तो दफ्तर बनाने के लिए महंगी जमीन खरीदने के लिए, और दिल्ली में ये लोग बड़ा अपना सेंट्रल ऑफिस बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उसका भी पूरा इन्होंने पेमेंट वगैरह जो उनके दफ्तर को बनाने वाली एजेंसी थी, सब हर जगह सब पेमेंट कर दिया। और ये बात करते हैं बीएसपी के बारे में और पार्टियों के बारे में, इनको अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखना चाहिए। तो 10 महीने के अंदर इन्होंने ये सब काम किया। इन्होंने को ये मालूम था कि अब काम चलने वाला नहीं है, तुमने बहुत घोषणाएं कर दी, बहुत शिलान्यास कर दिए, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि अब नोटबंदी का कोई ऐसा फैसला लो जिससे जनता त्राही करने लग जाए और लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए इनके लोकसभा चुनावी वायदों पर से। तो उन्होंने जानबूझकर ये फैसला लिया, लेकिन 10 महीने नोटबंदी से जो परेशानी जनता को आएगी उससे निपटने के लिए, उसकी तैयारी के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, तो इन्होंने अपने काले धन को ठिकाने लगाने पर ये 10 महीने उसके ऊपर लगाए। यदि 10 महीने बहुत ज्यादा समय होता है, यदि इन्होंने जो नोटबंदी का ये फैसला लिया था
तो यदि ये फैसला लेने से पहले 10 महीने इसकी तैयारी पर ही लगा देते कि लोगों को ये दिखते जाएंगी, तो मैं समझती हूँ कि ये परेशानियां नहीं जाती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नोटबंदी का इन्होंने फैसला लिया बिना पूरी तैयारी के लिया है और अपने राजनीतिक स्वार्थ में लिया है इन्होंने। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है, अब जो 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने वाले हैं, खासकर इनकी नजर उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को ये बहुत जागरूक है हर मामले में। तो उनको ये लगा कि इनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया लोकसभा आम चुनाव में, अब वो लोग धोखा खाने वाले नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने इनकी कोई भी बात नहीं मानी। और अब मैं ये देख रही हूँ कि कल पहली बार तो मुझे प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उनके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी। आप लोगों ने देखा था, उनका नूर उतरा हुआ था। और बगल में उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए थे। मैं सोच रही थी कि ये इनको बताना चाहिए था कि इनके नूर का क्या हाल है। मुझे तो लगता है कि श्री अमित शाह का भी नूर उतरा हुआ था और प्रधानमंत्री का भी नूर उतरा हुआ था। चेहरा, उनके चेहरे से हवाइयां उतरी हुई थी और यही कारण था कि उन्होंने अंत में यही बोला, उनको मालूम है कि उनकी हार होने के लिए जा रही है, तो उन्होंने अंत में यही बोला, चुनाव में हार जीत होती रहती है, ये चुनाव हारने और जीतने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेवारी के लिए लड़ना है। तो इससे स्पष्ट हो गया था कल उनके इस लहजे से, उनके इस बयान से, उनके इस बात से और उनके चेहरे के उतरे हुए नूर से ये मालूम हो गया था कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है वो सत्ता में आने वाली नहीं है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ये आगाह करना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति में सेंटर में इनकी सरकार है, ऐसी स्थिति में सेंटर में इनकी सरकार है। बीजेपी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी केंद्र में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके तो ये किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, चुनाव के दौरान भी करेंगे। हमारी पार्टी के लोगों को परेशान करेंगे, हमारी पार्टी के जो बड़े नेता उनको परेशान करेंगे, लेकिन इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। तो इससे मालूम हो जाएगा कि ये अपनी डिफीट पहले ही मान चुके हैं। तो इसलिए आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खास तौर से सूची का मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी पार्टी की जो सूची है, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, सूची तैयार है, तो तभी तो ये आंकड़े मैंने आपको बताए हैं। तो मैंने जो आपको कहा था कि जैसे ये इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, हम कोई टुकड़ों में नहीं, एक साथ ही 403 विधानसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची हम लोग आपके सामने रख देंगे। तकलीफ थोड़ा आपको जरूर होगी, चैनल वालों को तो जरूर होगी कि 403 को एक बार में वो कैसे दिखाएंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर उसको दिखाएंगे एक साथ ही। हम लोग पेपर वालों को तो नहीं होगी, प्रिंट मीडिया को, लेकिन इनको चैनल वालों को जरूर हो सकती है, लेकिन हम लोग एक साथ ही जारी करेंगे। पूरी सूची तैयार होगी, इलेक्शन अनाउंस हो जाए, सूची आपके सामने आ जाएगी। लेकिन जातिवार स्थिति क्या, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होने वाला है, काफी सोच लिया है और लगभग 1 साल से हमारे कैंडिडेट फाइनल थे। जो भी मुझे छटनी वगैरह करनी थी, पूरा एक एक चीज को मैंने गंभीरता से देखा है और अब किसी के भी कोई टिकट नहीं कटेंगे, जो सूची तैयार हो गई है। और मैं इस बात को फिर बताना चाहती हूँ, बीच बीच में मीडिया में आता रहता है कि बीएसपी का अलायंस, हमारी पार्टी का किसी भी पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई भी अलायंस नहीं होगा। हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। अलायंस को किसकी जरूरत पड़ती है? अलायंस के लिए जो कमजोर होते हैं। हम कोई कमजोर नहीं है, इसलिए कमजोर नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बीएसपी के साथ खड़ी हुई है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग और सभी वर्गों के लोग, क्योंकि वर्तमान सपा सरकार में जो उन्होंने पूरे इनके शासन काल में जो यहाँ पर जो गुंडा राज देखा है, और इतना ही नहीं, जो यहाँ पर बदमाशों का, माफियाओं का जो राज देखा है, सांप्रदायिक राज देखा है, सपा और बीजेपी की मिली भगत के तहत
जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो त्राही त्राही की है, इसे लोग भूलने वाले नहीं है। और बीजेपी के बारे में तो शायद आपको मालूम होगा, जब लोकसभा का आम चुनाव चल रहा था, मुझे याद है हमारे लोग बताते थे कि उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं थे, इनके पीएम पद के उम्मीदवार थे। लोकसभा आम चुनाव के दौरान तो श्री नरेंद्र मोदी जगह जगह उत्तर प्रदेश में ये कहते थे अपनी हर चुनावी जनसभा में कि जब सेंटर में हमारी सरकार बन जाएगी और यूपी से यदि ज्यादा सीटें हमारी बीजेपी की चुनकर आ गई, तो ये मान के चलो सेंटर में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, तो ये मानकर चलो कि यूपी में फिर आपकी 2 सरकारें बन गई, एक सेंटर में और एक यूपी में। आप लोग देख रहे हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए 2.5 साल हो गए हैं। मुझे तो नहीं लग रहा इनकी 2 सरकारें बनी है। यदि बनी होती एक ही बनी है। और यदि यूपी में भी जैसे कहते थे कि ये बन जाएगी, ऐसे खराब हालत रहे हैं समय समय पर पूरे उत्तर प्रदेश में वर्तमान सपा सरकार में कि वो प्रेसिडेंट रूल लगाने लायक थे, लेकिन इनके अंदरूनी मिली भगत की वजह से यहाँ पर इन्होंने अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर यहाँ के हालात को खराब करने की कोशिश की। यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पैदा किए गए। मुजफ्फरनगर कांड है, दादरी कांड है और बहुत से कांड है, बुलंदशहर कांड है। क्या ये भुलाए जा सकते हैं क्या? इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, आप लोगों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से इन सब बातों को ध्यान में रखकर तो उत्तर प्रदेश की जनता को अपने हित और कल्याण के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के लिए और सर्व समाज के हितों को ध्यान में रखकर उनके विकास के लिए यहाँ पर बीएसपी की सरकार बनाए, ऐसी मैं नव वर्ष के मौके पर उनसे पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।